Hello, psychology people. Welcome back. This is the last video of chapter 4. और आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल कंडक्ट डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर सबसे पहला आता है ODD, विच इज ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर. नाउ दिस हैपेंस इन छोटे बच्चों में. ये सबसे ज़्यादा होता है 6 से 8 साल की उम्र में. इसके जितने भी सिम्टम्स हैं आपको दिखने शुरू हो जाएंगे ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर की. नाउ इसमें होता क्या है, इट इज़ एन एज इनएप्रोप्रिएट डिस्प्ले करते हैं इसमें बच्चे स्टर्बननेस, जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं, डिफाइंड होते हैं, डिसओबीडेंट होते हैं, दे बिहेव इन अ हॉस्टाइल मैनर. बेसिकली इसमें जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इसके नाम में ही है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर. ऑपोजिशनल मतलब कि वो हर चीज को अपोज करेंगे, ठीक है. एंड डिफाइंड मतलब कि अनकोऑपरेटिव बिहेवियर होगा, इरिटेटेड होते हैं, जिद्दी होते हैं हद से ज्यादा, ठीक है. जो आप बोलोगे उसका उल्टा काम करेंगे, काम इन बात ही नहीं सुनेंगे, डिसओबीडियंट होते हैं, और यहाँ तक कि दे बिहेव इन अ होस्टाइल मैनर. दे कैन हार्म पीपल ऑल्सो. होस्टाइल मतलब बहुत एग्रेसिवली बिहेव करेंगे. दे डू नॉट सी, और उनको अगर आप बोलोगे आप इतने गुस्से ये वो, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, और वो उनको अपने आप को वो गुस्से वाला नहीं मानते, नहीं देखते हैं, ठीक है. दे डू नॉट सी देमसेल्फ एज एंग्री और अपोजिशनल और डिफाइंड, और अपने बिहेवियर को अक्सर जस्टिफाई करते हैं ये कह के कि सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट करा, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, ठीक है. हमेशा बाहर सर्कमस्टांसेस पे ब्लेम करते हैं. सो ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप किसी की बात ही नहीं मान रहे हो, डिसओबीडेंट हो, इरिटेटेड हो, हमेशा डिफाइंड हो, आप जिद्दी हो, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन द दूसरे लोगों के साथ आपका जो इंटरैक्शन है, दैट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक इंटरैक्शन, राइट. साथ में कंडक्ट डिसऑर्डर्स की बात करें, अगर कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो क्या होता है, इट रेफर्स टू एन एज अगेन इनअप्रोप्रिएट एक्शन एंड एटीट्यूड दैट वॉयलेट फैमिली एक्सपेक्टेशंस. तो जो एक फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी भी वॉयलेशन होती है, सोसाइटल नॉर्म्स की, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके भी खिलाफ जाते हैं, ठीक है. मतलब एक तरीके से जो लॉ है उसको भी अपने हाथों में, कानून को अपने हाथों में लेने वाली बात है. एंड द पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स, दूसरों के प्रॉपर्टी राइट्स, दूसरों के पर्सनल राइट्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, उनको भी हार्म करते हैं. तो कंडक्ट डिसऑर्डर में और एंटी सोशल में ये है. एक बात आप ध्यान रखना कि पहले होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है जब भी कोई इस तरीके के बिहेवियर डिसऑर्डर स्टार्ट होता है, तो हमेशा ये बच्चों में एंटी सोशल, कोई भी, जैसे हम बोलते हैं ना एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है एक, तो ठीक है. तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या कुछ है, तो वो एकदम से ऐसे नहीं बन जाता. सबसे पहले ऑपोजिशनल, ठीक है, सबसे पहले ODD के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं. अगर बच्चे को यहाँ पे नहीं, आपने किसी को कंसल्ट किया, किसी साइकेट्रिस्ट को, किसी साइकोलॉजिस्ट को, यहाँ पे नई रोकथाम की, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है कंडक्ट में, ठीक है. कंडक्ट में भी अगर आपने किसी को नहीं दिखाया, किसी साइकेट्रिस्ट को, किसी साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है. फिर वो आगे चल के एंटी सोशल बिहेवियर में कंडक्ट हो जाता है, और उसके बाद तो फिर दिक्कतें बढ़ती ही हैं. इसीलिए जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो ये ना कह के ये तो बच्चा है, ये है, एक बारी कंसल्ट करने में कुछ नहीं जाता. यू मस्ट कंसल्ट अगर आपको लगता है कि ये एज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है. एज इनएप्रोप्रिएट मतलब कि अपनी एज के मुताबिक बिहेव नहीं कर रहा, हद से ज्यादा जिद्दी है, हद से, ठीक है, बच्चे जिद्दी होते हैं, लेकिन ये हद से ज्यादा जिद्दी है, हद से ज्यादा बदतमीज है, दूसरों को तंग कर रहा है, हमें भी परेशान कर रहा है, या बहुत ज्यादा इस तरीके की आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, तो आपको एक बारी विजिट जरूर करना चाहिए. मतलब उस बच्चे के पेरेंट्स को जरूर उनको लेके जाना चाहिए, ठीक है. आजकल तो स्कूल में भी काउंसलर्स होते हैं. नाउ द बिहेवियर्स टिपिकल ऑफ, अगर हम कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करें तो उसके बिहेवियर क्या होते हैं, एग्रेसिव एक्शन होता है. देखो, एंगर, गुस्सा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, हद से ज्यादा गुस्सा, हद से ज्यादा जिद्दीपन होना, कोई बात ना मानना, ठीक है. नॉन एग्रेसिव कंडक्ट दैट कॉज प्रॉपर्टी डैमेज, तो अगर एग्रेशन आपने किसी तरीके से डांट डपट के, डंडा दिखा के कंट्रोल कर लिया कि भाई गुस्सा नहीं दिखा सकते या गुस्सा नहीं कर सकते ज्यादा, तो वो बच्चा क्या करेगा, प्रॉपर्टी डैमेज. अब गुस्सा तो निकालना है, तो वो वर्बल अगर अब्यूज नहीं कर पा रहा, वर्बल तौर पे गुस्सा नहीं निकल पा रहा, तो वो क्या करेगा, लोगों को हार्म करेगा. इनफैक्ट एनिमल्स, जैसे बहुत इजी बात है, डॉग,
कैट्स तो खैर इतना इजीली मिलती भी नहीं है, बट डॉग्स तो सड़क पे भी डॉग्स होते ही हैं, दिखते ही हैं आपको। ठीक है, तो फालतू में उनको उनको परेशान करना, पत्थर मारना या उनको परेशान करना, तो उनको अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना है। तो वर्बली अगर आप घर में कंट्रोल कर भी लोगे तो इस तरीके से दूसरे लोगों पे गुस्सा निकालेंगे। एनिमल्स जो इनोसेंट हैं, जिन्होंने कुछ कहा भी नहीं, उन पे गुस्सा निकालेंगे। प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, जैसे मान लो किसी की गाड़ी खड़ी है, पत्थर मार दिया, स्कूटर खड़ा है, पत्थर मार दिया, कुछ कर दिया, डैमेज कर दिया, इस तरीके की हरकतें अपने गुस्सा निकालने की। तो मेजरली डिसीटफुलनेस या थेफ्ट, चोरी भी कर सकते हैं, चीजों की चोरी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जो सीरियस रूल्स हैं, रूल्स को वायलेट करेंगे। रूल्स को वायलेशन करना मतलब कि रूल्स तोड़ना, जो भी आप बोलोगे ये नहीं करना या जो भी नहीं करना चाहिए, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके भी अगेंस्ट चले जाएंगे। ठीक है, Now children show different type of aggressive behavior. अब aggressive behavior के भी types होते हैं। देखिए, this is types of aggressive behavior। किस तरीके का गुस्सा? एक तो होता है verbal aggression, जैसे कि मैंने आपको बताया, गाली गलौज करना। swearing का मतलब होता है कस्में वगैरह खाना या स्लैंग्स यूज करना या इस तरीके के वर्ड्स यूज करना, एफ वर्ड यूज करना, बेसिकली गाली गलौज करना, इस तरीके की फाउल लैंग्वेज यूज करना, तो वो होता है वर्बल एग्रेशन। देन कम्स फिजिकल एग्रेशन। फिजिकल मतलब मार पिटाई पे उतरेंगे जी, लाते हैं, घूसे, मुक्का, ये वो, खूब मार पीट पे और डंडेबाजी, मतलब गुंडागर्दी फुल ऑन। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल एग्रेशन। देन आ गया आपका होस्टाइल एग्रेशन। होस्टाइल एग्रेशन में क्या होता है कि दूसरों को चोट, डायरेक्टली इन्फ्लिक्टिंग इंजरी ऑन अदर्स। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा दूसरों को हार्म करना, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, दूसरों को इंजरी मतलब उनको चोट पहुंचाना, उनको इंजर कर देना, जख्मी कर देना। प्रोएक्टिव एग्रेशन। प्रोएक्टिव में क्या होता है? डोमिनेटिंग होते हैं ये लोग। डोमिनेटिंग मतलब कि मेरी ही बात मानी जाएगी। अगर किसी ग्रुप के लीडर है तो जैसे ग्रुप में भी कहते हैं ना गुंडागर्दी करना, तो मेरी बात सुनी जाएगी, मेरी बात मानी जाएगी। दूसरों को बुली करना। ठीक है, विदाउट प्रोवोकेशन। मान लो सामने वाले ने कुछ कहा भी नहीं है पर इनको लड़ने का बहाना चाहिए, खामखा में, बस फालतू में, ओए तू ये क्यों फलाना क्यों, समझ रहे हो आप? मतलब बिना प्रोवोकेशन कहते हैं कि उकसाना। तो किसी ने उकसाया नहीं है, किसी कोई लड़ाई का कुछ नहीं है, लेकिन इनको शांति बर्दाश्त नहीं है, ये बिना किसी के उकसाए भी लड़ने बैठ जाएंगे। देन आते हैं जी आपकी फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। अब फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, नाम से पता चल रहा है ईटिंग मतलब खाने से रिलेटेड होगा। सबसे पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब इसमें क्या होता है? इसमें इंडिविजुअल हैज डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, अपनी बॉडी की इमेज को लेके। ठीक है, उसके जो इंडिविजुअल है, जो इससे जिसको ये एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, तो उसको डिस्टॉर्टेड इमेज होती है अपनी बॉडी को लेके। उसको लगता है कि मैं बहुत ओवरवेट हूं, जबकि वो अंडरवेट होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी है, टू द बोन्स, आई थिंक उस मूवी का नाम है टू द बोन, ऐसे करके नाम आप सर्च कर लेना, नेटफ्लिक्स पे है, ये मिल जाएगी आपको। इसमें बड़े अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ है इस डिसऑर्डर को। एनोरेक्सिया नर्वोसा कैसा दिखता है देखने में, उसके पेशेंट्स कैसे होते हैं, क्या होता है उनका। ठीक है, तो आप ये मूवी सर्च आउट कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें उनको बेसिकली वो अंडरवेट होते हैं, लेकिन उनको लगता है ओवरवेट होते हैं। खाना खाने से हमेशा मना कर देंगे। ठीक है, हमें एक्सरसाइज करेंगे कंपल्सिवली, मतलब इतनी एक्सरसाइज करेंगे, हड्डियां निकल रही होती हैं लिटरली इन लोगों की, जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। बोन्स दिखनी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी ये क्या करेंगे, जरा सा भी इनको लगता है कि नहीं मैं फैट ही हूं, और एक्सरसाइज करते रहेंगे कंपल्सिवली। शरीर साथ नहीं दे रहा फिर भी एक्सरसाइज करेंगे, खाएंगे साथ में कुछ भी नहीं। डेवलप अनयूजुअल हैबिट्स सच एज रिफ्यूजिंग टू ईट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। The person with anorexia may lose large amount of weight. ठीक है, they can lose large amount of weight and even starve themselves to death. भूखे मर जाएंगे, मतलब इतना तक भूखे रह सकते हैं कि बिल्कुल मरने तक की नौबत आ जाती है। ठीक है, बट इनको ये होता है कि इनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि नहीं मैं मोटा हूं, इतना ज्यादा उनको पतला, मतलब खाने से प्रॉब्लम होती है। वहीं उसका ठीक उल्टा है बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया में क्या होता है, इंडिविजुअल एक्सेसिव खाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड खाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, पर्ज करते हैं मतलब कि वॉमिट करना। तो या तो वो लेक्सेटिव्स यूज करेंगे। लेक्सेटिव समझते हो आप? लेक्सेटिव का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिससे लूज मोशन लग जाए। ठीक है,
या फिर वॉमिट, मतलब जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो खाना खा लिया, ठीक है, खाना तो खा लिया और बहुत ज्यादा खा लिया, तो उसके बाद क्या करते हैं, मुंह में उंगली डाल डाल के मतलब वॉमिट करेंगे, जबरदस्ती अपने आप को वॉमिट कराएंगे, और वॉमिट नहीं तो फिर मेडिसिन का यूज करेंगे, इस तरीके की मेडिसिन खाएंगे जिससे लूज मोशन लग जाए, ठीक है। द पर्सन ऑफन फील डिस्गस्टेड एंड अशेम्ड व्हेन शी बिंजेस। तो जब वो इस तरीके से हरकतें कर लेते हैं, मतलब जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं एक्सेसिव अमाउंट में, उसके बाद उनको अपने आप से घिन मचती है, डिस्गस्टेड फील करते हैं, और उसके बाद में उनको बहुत शर्म आती है, और उसी टेंशन को रिलीव करने के लिए, उसी नेगेटिव इमोशन को रिलीज करने के लिए वो इस तरीके की हरकत करते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, वॉमिटिंग करेंगे, पर्ज करेंगे, या लेक्सेटिव्स का यूज करेंगे। तो ये सब चीजें वो करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड कैटेगरी है जी फूड और ईटिंग डिसऑर्डर में, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर में, बिंज ईटिंग की। बिंज ईटिंग क्या होता है, दे आर फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग। मतलब हर थोड़ी थोड़ी गैप पे, इंटरवल के बाद उनको कुछ खाना, आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग हो रही है, बिंज, एक कुछ ना कुछ मुंह चलता ही रहता है बस। द इंडिविजुअल्स टेंड्स टू ईट हायर स्पीड, घपड़ 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 करके एकदम खा जाते हैं खाना, मतलब एक होता है शांति से तसल्ली से बैठ के हर एक निवाला आप खाते हो एंड अच्छे से च्यू करते हो, और फिर बॉडी भी उसको अच्छे से डाइजेस्ट करती है, पर नहीं, ऐसे खाएंगे जैसे कि किसी ने सिर पे बंदूक तान रखी है, या कोई ट्रेन छूट रही है, बस आज ही खा लो, उसके बाद तो कल तो पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके के हाई स्पीड पे खाना खाते हैं, एंड दे कंटिन्यू स्टिल दे फील अनकंफर्टेबली फुल। मतलब एक तो होता है पेट भर गया, आपको पता है, और उसके बाद पेट भरने के बाद भी ठूसते रहेंगे, खाते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि वो इतना अनकंफर्टेबल हो जाए कि उनसे निवाला डाला ही नहीं जा रहा। अब इनफैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड में बी ईटन इवन व्हेन दे आर नॉट फीलिंग हंग्री। वो तब भी खाना खाएंगे जब वो उनको भूख नहीं लग रही, दे आर नॉट फीलिंग हंग्री, वेले बैठे हैं, कुछ नहीं है करने को, चलो खाना खा लेते हैं, नेटफ्लिक्स खा रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं सॉरी, तो साथ में कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए, चाहे अब भी खाना खाया है, अभी दोपहर का खाना खाया है, और उसके बाद हम चलो जी खाना वाना खा लिया, लेटे हैं मजे से, नेटफ्लिक्स ऑन कर लिया, चलो मूवी देखेंगे, ठीक है। अब क्या है जी, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, नहीं नहीं, नेटफ्लिक्स खाकर देख रहे हैं तो कुछ तो साथ में चाहिए ना, कुछ नहीं तो पॉपकॉर्न ले आओ, मखाने ले आओ, मूंगफली ले आओ, नमकीन ले आओ, घर पे जो भी बड़ा है नमकीन उठा के ले आएंगे, जबकि अभी खाना खाया है। और एक बात मैं और बता दूं, ये सब सुनने के बाद प्लीज खुद को डायग्नोस मत करने बैठ जाना, ठीक है। अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा है या आप ऐसे करते हो, प्लीज सेल्फ डायग्नोसिस मत करना कि ओहो मुझे तो ये है, मेरे में तो ये सिम्टम्स है, मुझ में ऐसा है, मुझे फैसा है। डू नॉट डू दैट। और अगर किसी और के भी साथ है तो भी आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, ठीक है, तो और ना ही आप साइकेट्रिस्ट हो, सो प्लीज ये सब चीजें मत करना। ओके जी, लास्ट है मेरे ख्याल से आपका ये टॉपिक है, लास्ट ही है, सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। तो सब्सटेंस क्या होता है, डिसऑर्डर्स रिलेटिंग टू द मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स रिजल्टिंग फ्रॉम रेगुलर एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ सब्सटेंस। तो बेसिकली मैल अडेप्टिव बिहेवियर होता है इसमें जो कि रिजल्ट करता है रेगुलर एंड कंसिस्टेंट, मतलब रोज, हर रोज दारू पीनी है, शराब पीनी है तो हर रोज अल्कोहल कंज्यूम करना है, ड्रग्स लेने हैं तो हर रोज करने हैं, रेगुलर और कंसिस्टेंट तौर पे, ठीक है। तो इससे जो है आपको सब्सटेंस मतलब एडिक्शन तो हो ही जाता है, एंड सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है। Now, these disorders include problems associated with use and abuse of alcohol. देखो एक चीज होती है यूज करना और एक चीज होती है अब्यूज करना। अगर कोई पर्सन ओकेजनली ड्रिंक करता है, मतलब बर्थडे पार्टी है या कोई सेलिब्रेशन का मौका है, चलो थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया, वो भी इतना कि ड्राइव कर सकें, घर जा सकें, किसी से बदतमीजी नहीं कर रहे, अपनी सेंसेस नहीं खो दी उन्होंने, ऐसा नहीं है कि शराबियों की तरह एक्ट कर रहे, बिल्कुल आउट ऑफ एकदम पड़े हैं टन्नों के कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर इस तरीके का कुछ भी बिहेवियर नहीं है तो वो होता है यूज करना, ठीक है। जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है चीज को अब्यूज करना। अब्यूज करने का मतलब है कि इतना ज्यादा कि आपकी बॉडी डैमेज होना शुरू हो गया, लिवर डैमेज हो गया है, आपका आपकी सोचने समझने की शक्ति चली गई है, किसी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो, ड्राइव नहीं कर सकते हो, 4 जने पकड़ के उठा के घर पहुंचा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज को बोलते हैं अब्यूज करना, ठीक है। कोकेन आपको पता है ये ड्रग्स में आता है, टबेको जो आपके निकोटिन वगैरह, ये जो सिगरेट्स में होता है टबेको, ठीक है। बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, एक ही बात है,
जस्ट बिकॉज कि वो बेचारा सिगरेट अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो बीड़ी पी लेता है और आप सिगरेट पी रहे हो, बट जितना मर्जी फिल्टर विल्टर आप कह लो कि है उसके अंदर, बट इट इज द सेम थिंग, डैमेज तो सेम ही लेवल पे हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं पे किसी किताब में लिखा कि जो बीड़ी पीते हैं उनको कैंसर हो सकता है लेकिन जो सिगरेट पियेंगे उसको कैंसर नहीं होगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। सो टबैको तो टबैको ही है। एंड ओपियोइड्स अगेन, this is drug among others, and they alter the way people think. drugs क्या करते हैं, they alter the way you think, feel and behave. आपकी सोचने समझने की क्षमता कम कर देते हैं। the way you feel उसको नंब कर देंगे, आपकी फीलिंग्स को, और जो आप बिहेव करते हो वो भी चेंज हो जाएगा। ऑल्टर करना मतलब चेंज करना, सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, अल्कोहल की बात पहले कर लेते हैं। अल्कोहल में क्या है, पीपल ड्रिंक लार्ज अमाउंट्स रेगुलरली, हर रोज एक बड़ा सा पैग उनको चाहिए ही चाहिए, विस्की का, रम का, दारू का, वट, ठीक है, मेरे को पता नहीं, एंड रिलाई ऑन इट टू हेल्प। अब क्या है जी, लाइफ डिफिकल्ट है, सिचुएशंस डिफिकल्ट है, लाइफ के सिचुएशंस को फेस करने के लिए और बहुत से तरीके होते हैं। भाई अब कोई काउंसलिंग करवा लो, किसी से बात कर लो, कोई सलाह मशवरा कर लो, जॉब में परेशानी है जॉब चेंज करके देख लो, स्किल्स अपडेट करके देख लो, अपने आप को थोड़ा अपडेट करके देख लो, मेडिटेशन कर लो, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर लो, हजारों रास्ते हैं। लेकिन नहीं, वो क्या करेंगे, अपनी डिफिकल्टीज को फेस ना करना पड़े, अपनी सिचुएशंस को फेस ना करना पड़े, उससे भागने के लिए, उससे बचने के लिए लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, दैट टू डेली। इवेंचुअली क्या होता है कि ड्रिंकिंग उनके सोशल बिहेवियर के साथ इंटरफेयर करने लग जाती है, मतलब सोशल बिहेवियर उनका बैड हो जाता है। भाई अभी तो पब्लिक में पीना शुरू करी, लेकिन अभी तक तो यह था कि पी के हंगामा नहीं करते, फिर एक टाइम आया कि पी के हंगामा भी शुरू कर दिया। ठीक है, एबिलिटी टू थिंक और वर्क उसमें हैम्पर तो हो ही जाती है, काम करने की क्षमता और आपकी सोचने की समझने की क्षमता तो घटती चली जाती है ना। होता क्या है कि जब मान लो कोई पर्सन 30 ml का पैग पीता था, 30 ml तो खैर ज्यादा नहीं है, पर 30 ml का पैग पीता था, पर हर रोज पीता था, रोज उसको शाम को 30 ml के पैग चाहिए चाहिए चाहिए। अब एक बार को बॉडी क्या करती है, बॉडी टॉलरेंस डेवलप कर लेती है कि भाई अब तो 30, ये चीज आपने सुननी भी होगी या कभी मूवीज में देखा होगा कि 30 ml से तो अब नशा होता ही नहीं, अब क्या चाहिए जी, अब मुझे 60 ml का पैग चाहिए ताकि मैं थोड़ा नशे में फील कर सकूं, क्योंकि 30 ml की तो मेरी बॉडी को इतनी आदत हो गई कि उसने अडॉप्ट कर लिया मेरी बॉडी ने, और अब मेरे को 30 ml से नशा नहीं होता। तो इस तरीके से बॉडी की जो टॉलरेंस है वो बढ़ती चली जाती है, और उनको हर बारी, मतलब विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, उनको ज्यादा से ज्यादा शराब पीनी पड़ती है अपने आप को उस स्टेज पे लेके जाने के लिए कि जहां वो फील कर सके कि हाँ बस खत्म, अब तो मतलब पूरे धुत नशे में। ठीक है, ना उनको सोचना है, ना कुछ समझना है, ना किसी सिचुएशन को फेस करना है, ना किसी और को फेस करना है, बस बिल्कुल पड़े रहना है धोत नशे में। समझ आई? तो इस तरीके से इसको एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। आई डोंट नो आप लोग कभी जिम गए हो कि नहीं, पर अगर आप जिम जाते हो, आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो, तो आप मान लो, कभी मैं बहुत छोटा नंबर ले रही हूँ, ठीक है, आप बड़े बड़े नंबर्स ले सकते हो, लेकिन मान लो आप 10 किलो का डंबल उठा रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ जी, आपने 1 मंथ कह लो या 2 मंथ्स तक कह लो 10 किलो का डंबल उठाया। अब क्या हुआ, आपको 10 किलो का वेट उठाने में दिक्कत नहीं होती, क्यों? आपकी बॉडी को ना हैबिट हो गई। ठीक है, 3 महीने तक आपने, 3 मंथ्स तक, लेट्स से 1 क्वार्टर होता है ना, 3 मंथ्स तक आपने 10 किलो का डंबल से रोज रेगुलरली बिना किसी फेलियर के आपने एक्सरसाइज की। अब क्या हुआ, आपकी बॉडी को तो आदत होगी, अब आप बड़े कंफर्टेबल हो गए, 10 किलो तो बच्चों का खेल हो गया आपके लिए। अब आपको, लेकिन अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ानी है तो आपको क्या लगेगा, नहीं यार अब मुझे 15 किलो या 20 किलो का डंबल उठाना है, उसमें थोड़ा मतलब मेरे को फील होएगा कि हाँ मतलब मैंने वर्कआउट किया है, क्योंकि अब तो 10 किलो की इतनी आदत होगी, अब तो लगता ही नहीं है कि 10 किलो के उससे कुछ की वर्कआउट हुआ भी है, वर्कआउट का वो मजा ही नहीं आ रहा, लग ही नहीं रहा कि वर्कआउट हुआ है। सेम चीज होती है ये 30 ml वाले पैक में, कि 30 ml पी के बॉडी को इतना टॉलरेंस हो गया है कि अब उसको लगता है कि नहीं यार 30 ml तो कुछ भी नहीं है, अब तो मेरे को 60 ml चाहिए, फिर 60 ml के बाद बॉटल चाहिए, हाफ बॉटल चाहिए, फिर फुल बॉटल चाहिए। तो इस तरीके से बढ़ती चली जाती है ना। अल्कोहल के बहुत सीरियस इफेक्ट्स होते हैं बच्चों पे भी। ऐसे लोग जिनको अल्कोहल डिसऑर्डर है,
जिसको सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर है, एडिक्शन है अल्कोहल का, उनके जो घर में बच्चे हैं उन पे बहुत असर पड़ता है। उनमें सबसे ज़्यादा रिसर्च के थ्रू हाई रेट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पाई गई हैं, जैसे एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, फोबिया होना, या वो खुद भी इस लत में पड़ जाते हैं और फिर उनको भी सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार ये थ्रू रिसर्च पाया गया। नाउ एक्सेसिव ड्रिंकिंग जो है वो सीरियसली आपकी फिजिकल हेल्थ तो डैमेज कर ही देती है, आपका लिवर पे, आपके डाइजेशन पे, आपकी ब्रेन पे, हर चीज पे इसका इम्पैक्ट आएगा। जितनी भी देखो अल्कोहल होती है, बेवरेजेस होती है ना, कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट अल्कोहल नहीं पियेंगे पर मॉकटेल्स पीते हैं, मॉकटेल्स जो भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें अल्कोहल का कुछ पोर्शन मिला हुआ होता है। सो अल्कोहल, जितने भी बेवरेज है जिसमें अल्कोहल होती है उसमें इथिल अल्कोहल होता है। ये एक ऐसा केमिकल होता है जो आपके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, समझते हो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? आपका ब्रेन कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन कॉर्ड कह रही हूँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली आपके जैसे ही आपने अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो होता क्या है कि इमीडिएटली ना ये आपके ब्लड में जाके कंज्यूम हो जाती है, एब्जॉर्व हो जाती है आपके ब्लड में, और ये डिप्रेस करने लगती है, या स्लो, डिप्रेस का मतलब यहाँ पे डिप्रेशन वाला डिप्रेशन नहीं है, यहाँ पे डिप्रेस का सिंपली मतलब है स्लो डाउन करना, चीजों को कम करना, नीचे गिराना। तो ये चीजों को कम करने लगती है, आपकी फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपके ब्रेन में जजमेंट होती है ना, जजमेंट और इनिबिशन, वो खत्म हो जाती है, आपकी कोई भी डिसीजन मेकिंग की पावर चली जाती है। सबसे पहले तो यही होता है, और उसके बाद कोई भी इनहिबिशन नहीं रहती। इनहिबिशन मतलब एक वो शर्म लिहाज कोई नहीं रहता, और इट्स नॉट शर्म लिहाज, बेसिकली इनहिबिशन होता है कि कोई डर खतरा किसी भी चीज का, आप एकदम फ्री हो जाते हो, आपको लगता है मैं तो सुपरमैन बन गया हूँ, इतना कॉन्फिडेंट आप फील करते हो, बहुत ज्यादा बड़बोले हो जाते हो, किसी से भी जाके बात कर लोगे, किसी से भी टॉक, लाइक आपकी जो सेंसेस हैं, जब आपकी जजमेंट पावर ही खत्म होगी, आपको क्या कहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सब आपकी जजमेंट खत्म होती चली जाती है। ठीक है, और आप ओवर फ्रेंडली भी हो जाते हैं। इसलिए शराब पी के लोग बदतमीजियां भी करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पहली बात तो कोई होश नहीं होता, और वो जजमेंट ले ही नहीं पाते कि मुझे इस समय मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली भी हो जाते हैं, फिर पिटाई भी हो जाती है उनकी। ठीक है, और कॉन्फिडेंट होते हैं और हैप्पी, मतलब इस तरीके के उनके बिहेवियर होते हैं। नाउ अल्कोहल जो ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, वो जो ड्रिंकर्स हैं, दे आर अनेबल टू मेक साउंड जजमेंट्स। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई उनकी जजमेंटल पाथ ऑफ डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है बिल्कुल भी। ठीक है, उनकी मेमोरी लॉस होने लगता है, उनकी स्पीच जो है बिल्कुल क्लियर नहीं होती। ठीक है, स्लरी स्पीच हो जाती है, बोल ठीक से जो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे समझ ही नहीं आता। देन मैनी पीपल बिकम इमोशनल, कई बार लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लाउड एंड एग्रेसिव हो जाते हैं, इतना ज्यादा तोड़ फोड़ हल्ला मचाएंगे, गुस्सा करेंगे, इस तरीके की चीजें करेंगे। ठीक है, देन हीरोइन क्या है? ये ड्रग है। ठीक है, इट्स अ ड्रग। तो लोग क्या करते हैं, इससे उनकी सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डैमेज होती है। ऑक्यूपेशनल मतलब जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप जिस भी तरीके से आप लिविंग अपनी लाइफ चला रहे हैं, आजीविका अर्न कर रहे हैं, तो वो सोशल आपकी और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डैमेज हो जाती है। मोस्ट ऑफ द एब्यूजर्स जो हैं, जो इस पे डिपेंड होते हैं, उनकी जिंदगी बस हर समय इसी के अराउंड होती चलती रहती है कि बस कब मुझे दोबारा ड्रग्स करने का मौका मिले। इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी बॉडी में इतनी ज्यादा टॉलरेंस हो जाती है, अगर उतनी ज्यादा मतलब उनकी बॉडी को एडिक्शन हो जाती है कि अगर उनसे ड्रग्स ले लिए जाए और उनको ड्रग करने को ना दिया जाए तो उनकी बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स दिखाने लगती है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा हद से ज्यादा हम बॉडी को लत लगा देते हैं किसी चीज की, तो फिर उसके बाद वो चीज ना मिले तो उसके फिर विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं। आपने संजू अगर मूवी देखी हो तो उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है। ठीक है, कि ड्रग्स नहीं मिल रहे तो हाथ पैर कांपना शुरू हो गए, मतलब ट्रेमर्स आने शुरू हो गए, तो इस तरीके की चीजें, विड्रॉल सिम्टम्स। तो इसीलिए जब ड्रग्स छोड़ने की बात आती है तो फिर आपको किसी डॉक्टर के अंडर, मेडिकेशन के अंडर, और वो पूरा सिस्टम से धीरे धीरे, ऑब्वियसली विड्रॉल सिम्टम्स तो होंगे, वो झेलने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपकी बॉडी से वो ड्रग्स निकाले जाएंगे आपके सिस्टम से। मतलब स्टार्टिंग में तो दिक्कत होएगी ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बाद भी तभी भी आपको ड्रग्स नहीं दिए जाएंगे। द मोस्ट डायरेक्ट डेंजर अगर देखा जाए तो इसका ये है कि ओवरडोज ना हो जाए।
ठीक है। अगर ओवरडोज हो गया तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को सारा ब्लॉक कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, रेस्पिरेटरी सांस लेने का जो ब्रेन के सेंटर्स हैं उसको स्लो डाउन कर देता है, आपकी ब्रीदिंग को पैरालाइज भी कर सकता है। आपने पैरालिसिस बॉडी का देखा होगा कि भाई हाथ का पैरालिसिस, हाथ नहीं मूव हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ब्रीदिंग का पैरालिसिस हो जाएगा विच विल कॉज डेथ, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है ओवरडोज से। कोकेन अगेन दिस इज अ ड्रग, ठीक है। देन ड्रग, इसमें भी क्या होता है अगेन कि बॉडी के पुअरली फंक्शंस होते हैं, सोशल फंक्शंस, काम काज पे जो इसका असर पड़ता है, सोशल रिलेशनशिप आपके खराब हो जाते हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स, एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी और अटेंशन दोनों ही चले जाते हैं। काम पे फोकस नहीं रहेगा, अटेंशन नहीं रहेगा, अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। कुछ चीजें याद नहीं रहती, कुछ भी याद नहीं रहता, अभी अभी कुछ बोला और गजनी बन गए, भाई कुछ याद ही नहीं है। विड्रॉल सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, डिप्रेशन, डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, फटीक, थकावट रहेगी, नींद आने में प्रॉब्लम होगी, हर समय इरिटेशन रहेगी, एंग्जाइटी, टेंशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, इस तरह की चीजें होंगी। एंड इट हैज अ डेंजरस इफेक्ट ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, फिजिकल वेलबींग एज वेल। ऑब्वियसली ड्रग्स के कोई भी पॉजिटिव तो इफेक्ट हो ही नहीं सकते, तो इसके आप के ब्रेन पे मतलब साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। हर चीज में घटता चला जाता है, आपकी सोचने की क्षमता भी, डिसीजन मेकिंग भी, अटेंशन भी, मेमोरी भी, हर चीज। और फिजिकली तो आपकी जो बॉडी अंदर से खत्म होती चली जाती है, उसकी फंक्शनिंग डैमेज होती चली जाती है, वो अलग लेवल पे। ठीक है जी, इसी के साथ आपका चैप्टर 4 होता है समाप्त। आई होप दैट यू इंजॉयड स्टडिंग विद मी। देखिए मेरे पास और कोई जरिया नहीं है आपसे बात करने का, तो बेहतर है कि आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, ये बात मुझे बताने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं, आपको वीडियोस बना बना के दूं कि नहीं, नोट्स दूं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा कॉन्वर्सेशन किया कीजिए मुझसे, मुझे बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। कोई डाउट है तो डाउट भी पूछिए, मैं उसका आंसर करूंगी। हर कमेंट मैं पढ़ती हूँ और मैं रिप्लाई करती हूँ पर्सनली। सो यू नो थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि आपका सारा 12th का सिलेबस मैं यहीं पे कवर कराने वाली हूँ, ठीक है। और अब 5th चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय।